गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। कल मैंने एक टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट कराया था और कहा था कि ये बेस के रूप में काम करेगा, गुप्तोत्तर काल। कल हमने ख़त्म किया था एंशंट इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक जिसके बाद लगभग लगभग मान लीजिए कि प्राचीन भारत का अंत करीब है, क्योंकि गुप्तों के बाद न कोई इतनी बड़ी ताकत उभरी जिसको हम कह सकें कि भारत का राजा था। तो लास्ट बड़ा राज तो इसके बाद भी चला, क्योंकि ये तो 550 ईस्वी के आसपास लगभग कंप्लीट हो गया इनका कार्यकाल, या इनका जो पूरा टेन्योर था जो हमने देखा था। 550 से लगभग लगभग 200 साल और बीतने तक इंडिया पे छुटपुट छुटपुट राजा राज करते रहे। और ये राजा इतने ताकतवर नहीं थे कि जिनको हम कह सकें कि भारत पर राज करने वाले राजा या कोई बड़े सम्राट। ये वो राजा थे जिन्होंने एक बेल्ट पर अपना शासन किया। कोई उत्तर में छोटा सा हरियाणा पंजाब लेकर बैठ गया, कोई यूपी कन्नौज को अपनी राजधानी बना के बैठा, कोई बंगाल की तरफ चला गया, और कोई हमने देखा मालवा के शासक बन गए। ऐसे साउथ की तरफ छुटपुट छुटपुट राजाओं में चोल, चेर, पांडे इस तरह के राजा उभर रहे थे। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, ये बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि हिस्ट्री में आपने सिर्फ इनके सरनेम ही सुने हैं। इनमें कोई बहुत प्रतापी राजा नहीं हुए, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इक्के दुक्के काम ऐसे किए जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ तो नालंदा यूनिवर्सिटी की ही तरह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनी थी। तो विक्रमशिला किसने बनाई? वो पाल वंश के एक राजा ने। कोई और बड़ा काम नहीं किया, लेकिन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह से चालुक्यों ने भी कुछ छुटपुट से काम किए। चोल जो राजा थे वो थोड़े कंपैरेटिवली ताकतवर थे, ऐसे ही जैसे उत्तर भारत का वर्धन साम्राज्य था। तो इंडिया की पिक्चर अब जो तुम्हें समझनी है वो ये कि इंडिया अब टूट फूट सा गया है। 550 ईस्वी बीतते बीतते इंडिया में छुटपुट से राजवंश राज करने लगे, और ये राजवंश इतने ताकतवर नहीं थे कि ये इंडिया के राजा कहलाएं, लेकिन अभी भी इंडिया में राज चल रहा है। और इक्के दुक्के राजाओं का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, हर्षवर्धन जैसे राजा। यंग एज में, महज 16 साल की छोटी सी उम्र में पिताजी के का तो नेचुरल डेथ हो गई, भाई का मर्डर कर दिया था मालवा के राजा और बंगाल के शासक ने मिलकर। फिर बहन के हस्बैंड को भी मार डाला था उससे पहले ही। तो जब इतनी सारी आपदाएं आन पड़ी तो फिर ये दोबारा से इन्होंने सोचा कि मुझे राजपाट संभालना पड़ेगा, और एक छोटी सी एज में 16 साल में अपने पिताजी की, अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को इन्होंने सिर्फ उतना ही नहीं रखा, उसको कई गुना बढ़ा दिया। और आज भी हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल का अंतिम हिंदू सम्राट अगर कोई था तो वो थे हर्षवर्धन। उत्तर भारत की बेल्ट इन्हीं के नाम थी। दक्षिण की तरफ कोशिश की, लेकिन दक्षिण में जाते जाते नर्मदा नदी के तट पर ही रोक लिया चालुक्य नरेश ने। चालुक्य भी 3 हुए हैं, पढ़ाऊंगी इनको भी डिटेल से। चालुक्य जो बादामी वाले थे ना, जिनकी राजधानी बादामी थी, जिसको बातापी भी कहते हैं, इनके राजा ने रोक लिया, पुलकेशिन द्वितीय नाम के राजा ने। और फिर नर्मदा के तट पर साउथ की एंट्री से पहले ही इनकी बढ़िया वाली लड़ाई हुई, जिसमें कि हिंदू सम्राट हर्षवर्धन हारा और हार के वापस आ गया। वापस आके ऐसा नहीं कि एकदम से वहीं खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद भी इन्होंने अपना राजपाट चलाया, उत्तर भारत तक सीमित रह गए। दक्षिण के चालुक्यों ने अपना इलाका सेव कर लिया, और इसीलिए भारत का सम्राट अब कोई नहीं बना। ये छुटपुट से राजा मैंने कल आपको डिटेल से समझाए थे, और कल कहा था कि बेस का काम करेगा। आज हम उसको नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। कल अगर आप लोगों ने क्लास ली है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आधे बच्चे का कमेंट था, कल मैं पढ़ रही थी कमेंट्स में, आपने जो आपकी क्वेरीज होती है ना कमेंट्स में डाल दिया करो उनको। एक का मैंने पढ़ा, उसने पूछा था कि मैम क्या गुप्त काल में ये अपना आर्यभट्ट शामिल नहीं था? बिल्कुल था। आर्यभट्ट गुप्त काल में ही हुए थे। मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया ना, ये वही उसी टाइम के हैं। लेकिन वो 9 रत्न जो थे ना, किसके? विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त सेकंड के, उसमें शामिल नहीं थे। हैं गुप्तों के काल के ही, लेकिन नव रत्नों में शामिल नहीं है। 9 रत्न, नव आएंगे आगे जाके अकबर के। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। एक बच्चे ने कल ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए बता दिया। गुप्त काल में ही हुए हैं आर्यभट्ट भी, लेकिन आर्यभट्ट नव रत्नों में या 9 रत्नों में, जो 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड थे, इनमें शामिल नहीं थे। जिसमें देखो मैंने 9 के नाम लिखवाए थे, नाम लिखवा दिए तो आप समझ जाओ कि उसमें शामिल नहीं है। घटकर पर याद होगा, क्षपणक था, वराह मिहिर था, अमर सिंह थे, ये याद होंगे आपको, कालिदास थे। तो ये इस तरह के जो नाम लिखवाए थे ना, शंकु था, ये 9 नाम लिखवाए थे। और उसमें बेताल भट्ट भी थे, शायद मैंने 8 7 तो ले भी दिए। इनमें कालिदास का नाम नहीं था, कालिदास नहीं, सॉरी, इसका मैथमेटिशियन का कालिदास थे,
नवरत्नों में। मैथमेटिशियन नहीं थे वो गुप्त काल में, लेकिन नवरत्नों में नहीं थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था किसी का, इसलिए मुझे याद आ गया, बताना था। अब कल जो पढ़े थे जो लोग, उन लोगों को बहुत आसान दिखेगा आज का टॉपिक समझना। अब मैं ये मान लीजिए आज फ्राइडे है, लगभग 2 से 3 दिन, हो सकता है 4 दिन भी लग जाएं गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट करने में। और गुप्तोत्तर काल के साथ ही खत्म हो जाएगा हमारा एंशिएंट इंडिया, क्योंकि भारत का एक पूरा चैप्टर जो लगभग एक जैसा ही था, जिन लोगों का रहन सहन खान पान लगभग एक जैसा था, थोड़े थोड़े चेंज के साथ राजा बड़े हुए, फिर घटे, फिर बड़े हुए, फिर घटे, उन सबको हम कंप्लीशन पर लगभग ले आए। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 महीने हमें लग गए हैं, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि तुम लोगों ने इसको डिटेल से समझा होगा। अब हर एक राजा के बारे में तुम्हें डिटेल्ड चीज़ें पता हैं, और तुम कोई भी किताब उठाओगे ना अपने नोट्स पढ़ने के बाद, तो तुम देखना तुम्हें 90% किताबें आती मिलेंगी। अब कुछ बहुत अनोखा नहीं निकलेगा, इक्का दुक्का पॉइंट हो सकता है किसी किताब में नया निकल आए, उतना मान के चलना कि हर राइटर अपनी पुरजोर कोशिश करता है बेस्ट देने की, तो इक्का दुक्का पॉइंट निकलेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखना, आप किसी भी किताब से पढ़ लेना, अब आपका क्लियर मिलेगा। ठीक है, चलिए, कल जो पढ़ाया था मैंने उसको पुष्यभूति वंश था, कल जो पढ़ना था, नहीं इससे पहले ये सारी कहानियाँ बता दी थी। कल मैंने कहा था लिखने का कुछ नहीं है, लेकिन कल समझने का टॉपिक था। अगर आप लोगों ने कल लास्ट के 15-20 मिनट ध्यान से सुनी होगी क्लास, तो ये टॉपिक आपको बेहद आसान दिखेगा। उसी का बेस आज हम दोबारा से, तुम्हें नोट्स जो बनाने हैं वो इस फॉर्म में बनाने हैं। सबसे पहले हेडिंग डालनी है गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद का काल है, इसलिए गुप्तोत्तर कहलाएगा। गुप्तोत्तर काल में देखो, कल मैंने भारत का ये मैप बना के आपको अच्छी तरह समझाया था कि पूरा भारत जहाँ गुप्तों के अधीन था। अच्छा, एक क्वेश्चन और था एक बच्चे का कि गुप्तों में किसने कुमार देवी और ये चंद्रगुप्त के जो पिक्चर थे वो अपने सिक्कों पर डलवाए। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की कोशिश थी अपनी प्रॉपर्टी पे स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की। उसने अपना नाम महाराजा धीराज रखवाया था, याद होगा ना, अपनी उपाधि ली थी, और उसने शादी की थी लिच्छवियों की बेटी से, जिसका नाम क्या था, कुमार देवी। कुमार देवी और जो ये है अपने चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनका टाइम फेमस हो गया, लेकिन इनके बेटे ने इनकी इज्जत में और इजाफा किया, समुद्रगुप्त ने। और उसने जो सोने के सिक्के चलवाए ना उस टाइम, मैंने बताया स्वर्ण मुद्रा सबसे ज़्यादा, उस पर अपने माँ और पिताजी के फोटो लगवाए थे। तो उस पर पिक्चर है, आप अभी भी देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करोगे आपके सामने वो, अगर वो सिक्का दिमाग में बैठ गया फिर भूलोगे नहीं। समुद्रगुप्त ने जो सिक्के बनवाए उनमें अपने पिताजी का और अपनी माँ का फोटो छपवाया, पिक्चर। मैंने आपको बताया था हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में इसके नाम के आगे लिखा है दौहित्र। किसका दौहित्र है ये, लिच्छवियों का। तो अपनी माँ की भी पिक्चर समुद्रगुप्त ने और अपने पिताजी की, चंद्रगुप्त फर्स्ट की पिक्चर सोने के सिक्कों पर। ये 2 क्वेश्चन थे कल। एक तो वो आर्यभट्ट वाला जो मैंने बताया गुप्तों की ही काल की देन है, लेकिन आर्यभट्ट 9 रत्नों में शामिल नहीं है। और दूसरा, माँ और पिताजी के सिक्के पर जो फोटो बनवाए वो समुद्रगुप्त ने बनवाए, जिसने गरुड़ स्तंभ भी बनवाया था सिक्के पर। उसके एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया था। तो जहाँ सिक्कों की बात करें तो ध्यान रखना 3 तरह के सिक्के, एक पे माँ बाप की पिक्चर है, एक पे वीणा बजाते हुए है, और बताया था कविराज के नाम से कविताएं भी लिखता था, और एक पे गरुड़ स्तंभ, स्तंभ है ना एक खंबा टाइप का, उस पे गरुड़ बैठा है, जिससे इसकी वैष्णव धर्म में आस्था प्रकट होती है। चलिए, वो याद आ गया इसलिए बता दिया। गुप्तोत्तर काल है, आज की स्टार्टिंग है। तो गुप्तोत्तर काल को गुप्तोत्तर क्यों कहते हैं, गुप्त जमा उत्तर, गुप्तों के बाद आया। अब गुप्त धीरे धीरे खत्म हो गए, यानी 550 के बाद की घटनाएं हैं ये। ऐरण अभिलेख अगर आपको याद हो, जिसमें लिखा हुआ था कि सती प्रथा का प्रमाण है 510 ईस्वी में, उसके 40 साल बाद इनका लगभग खात्मा हुआ। और अब धीरे धीरे अलग अलग सामंत जो थे ना इनके अंडर, जो कभी इनके एक तरह से मान लीजिए काम करने वाले थे, अब उन्होंने देखा कि अरे राजा का तो पुश्ते हैं वो खत्म बराबर हो गई, तो वो अपने अपने एरिया के हेड बन के बैठ गए। जो ये एग्जाम्पल है ना, ये 99% वही लोग होते थे जो कभी राजा के अंडर काम सीखते थे, राजा के सामंत होते थे। काम इनको आने के बाद ये फील करते थे कि अगर राजा कमज़ोर है तो क्यों ना हम ही राजा बन जाएं, और फिर हमारी ही पीढ़ियां, हमारे ही वंश राजपाट संभाल लेंगे। हमेशा ऐसा होता आया, कोई नई बात नहीं है। तो इसी तरह गुप्तोत्तर में देखो, गुप्तों की ये बेल्ट आपको याद है, पूरी बेल्ट, इस पर समुद्रगुप्त ने कब्जा किया था। दक्षिण की तरफ भी उसने एक बेल्ट बनाई थी, 9 ऊपर के 12 दक्षिण के। तो वो बेल्ट अब धीरे धीरे आज़ाद होने लगी, क्योंकि उनके वंशज अब उतने ताकतवर नहीं रहे। उसी बेल्ट में हरियाणा की तरफ पुष्यभूति नाम के सामंत थे, ये भी कभी इन्होंने अपना राजपाट शुरू कर दिया।
इनके आने वाली पीढ़ी में लगभग लोगों के नाम में वर्धन लगेगा, इसीलिए पुष्यभूति को ही वर्धन साम्राज्य भी कह देते हैं। ये इंडिया के राजा नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की पूरी बेल्ट पर इनका राज चलेगा। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब में पुष्यभूति या वर्धन। अगला है यूपी में, यूपी में ही पड़ता है कन्नौज, कान्यकुब्ज इसी को कहते हैं, महोदय नगर भी इसी का नाम है। तो जो ये कन्नौज है, यहाँ पे जो राजा थे इनका नाम था मोखरी वंश। कोई इनके घर में रहा होगा पुराना मोखरी, उसके वंश के नाम पर इसका नाम पड़ गया मोखरी वंश। तो एक हरियाणा, एक यूपी। हरियाणा में वर्धन या पुष्यभूति और यूपी कन्नौज के आसपास वाले का नाम है मोखरी वंश। फिर यही हरियाणा वाले राजा अपनी बेटी की शादी करेंगे यूपी के मोखरी वंश में, लेकिन उस यूपी के मोखरी वंश के राजा की हत्या कर देंगे फिर ये साउथ वाले और ये वाले। प्रॉपर साउथ तो नहीं है, मध्य भारत है। ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ये मालवा, एमपी का इलाका याद करो, एमपी का आज का, इस तरफ है मालवा। मालवा में देवगुप्त नाम का, नाम के आगे गुप्त है लेकिन ये गुप्त नहीं है, गुप्त तो खत्म हो गए 550 में। ये गुप्तों के बाद एक और आए हैं जिनके नाम में भी गुप्त दिखेगा। तो देवगुप्त, अब पेपर में ही आ जाए, 3 गुप्त आ जाए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और देवगुप्त। कहे इनमें से कौन सा गुप्त काल में नहीं था? तो गुप्तोत्तर काल में है देवगुप्त। छोटा सा नाम गुप्त ही है लेकिन छोटे से इलाके का राजा है मालवा का। और यहाँ बंगाल में था, बंगाल में गौड़ वंश, गौड़ ब्राह्मणों की, तो गौड़ वंश का राज चल रहा था और उस राजा का नाम था शशांक। तो शशांक यहाँ का राजा है गौड़ वंश का बंगाल में। ठीक है, ये चारों उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आ गए होंगे। जो सबसे नीचे देख रहे हो चालुक्य, ये चालुक्य है, दक्षिण की तरफ है ये मान लीजिए महाराष्ट्र के नीचे के हिस्से में ये पूरी दक्षिण की बेल्ट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले उत्तर भारत को क्लियर करेंगे फिर दक्षिण भारत पे जाएंगे। तो चालुक्यों में एक बड़ा नाम है पुलकेशियन सेकंड, बहुत बड़ा राजा, प्रतापी राजा। इनकी राजधानी है चालुक्यों की, जो ये वाले हैं चालुक्य ना 3 है लेकिन इनकी राजधानी है बादामी, जिसको आप वातापी भी कहते हैं। तो ये हमने 5 देख लिए, 2 बिल्कुल इकट्ठे, एक नदी इनको अलग करती है बस, यमुना, हरियाणा, यूपी, फिर एमपी, फिर बंगाल, और फिर हमने देखा ये नीचे वाला। एक यहाँ जो बनाया है ये है कामरूप जिला, कामरूप, कामरूप आज के असम को कहते हैं, असम में ही एक जिला पड़ता है आज कामरूप। असम के राजा ने दोस्ती की थी हरियाणा के उस राजा के साथ जिसका नाम था हर्षवर्धन, और इन दोनों की दोस्ती से ये बंगाल हारा था। तो बंगाल का जो राजा था ना, बहुत बड़ा राजा शशांक, जिसने चालाकी से सबको अपने लपेटे में ले लिया था, फाइनली उसका अंत किया इस हरियाणा और इस कामरूप के इलाके के राजाओं ने मिलकर। यहाँ के राजा थे भास्कर वर्मन और यहाँ का था हर्षवर्धन। वैसे तो कई राजा हुए लेकिन हर्षवर्धन सबसे इम्पोर्टेंट है हरियाणा थानेसर का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये मैप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स की जब स्टार्टिंग करो ना गुप्तोत्तर, तो ऐसा मैप बना लेना, हरियाणा, यूपी, एमपी, बंगाल दक्षिण की तरफ और एक कामरूप असम की तरफ। हरियाणा में थानेसर राजधानी थी उनकी, यूपी में कन्नौज थी, मालवा की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना, ये जो आदमी है ये काम करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में आगे। अब देखो क्या लिखा है, 550 एडी तक गुप्त काल का अंत हो गया, गुप्त खत्म हो गए और फिर ये उभर गए। कोई भी तुमसे पूछे गुप्तोत्तर, तुम्हारे दिमाग में अगर मैप है ना तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा, यूपी, एमपी, बंगाल, दक्षिण और कामरूप जिला। नेक्स्ट देखो गुप्तोत्तर के बाद मालवा, मालवा जो इलाका था एमपी वाला, उत्तर गुप्त नाम के आदमी ने सबसे पहले यहाँ अपने आप को फ्री घोषित किया। इनके नाम में गुप्त है लेकिन गुप्त नहीं है ये। इम्पोर्टेंट शासक था देवगुप्त, जिसने कि चालाकी से देखो मर्डर किया था यूपी के राजा का ताकि एमपी यूपी इकट्ठा कर ले वो। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए देवगुप्त ने, ये देवगुप्त कहाँ का है, मालवा का। एमपी के राजा की क्या कोशिश है देखो, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए देवगुप्त ने गौड़ नरेश, गौड़ कहाँ का है, बंगाल का, बंगाल के राजा से दोस्ती कर ली, गौड़ नरेश शशांक से मित्रता कर ली। तो किस किस की मित्रता है ये, एमपी और बंगाल की दोस्ती है। किसको हराने के लिए, यूपी को हराने के लिए, क्योंकि यूपी की प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यूपी हरियाणा दोनों बहुत ज्यादा अमीर इलाके हैं क्योंकि यहाँ बहती है गंगा और यमुना, और सबसे उपजाऊ इलाका, जहाँ उपजाऊ ज्यादा होगा वहाँ टैक्स ज्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पे खेती बढ़िया होगी। तो एमपी और बंगाल दो इलाके कोशिश करते हैं, दोस्ती करते हैं कि हम हराएंगे यूपी के राजा को, मार डालेंगे, उसकी प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। तो देखो चालाकी, ये देवगुप्त है एमपी वाला, मालवा वाला, इसने गौड़ नरेश शशांक से दोस्ती कर ली। शशांक कहाँ का, बंगाल का। देवगुप्त प्लस शशांक ने मिलकर मोखरी नरेश, मोखरी कहाँ का है,
ये यूपी वाला, कन्नौज वाला। तो एमपी और बंगाल के शशांक और देवगुप्त क्या करते हैं, मौखरी नरेश यानी कन्नौज यूपी के राजा ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। तो कितनी चालाकी चल रहे हैं ना, बंगाल और एमपी यूपी पे कब्जा करने के लिए, प्रॉपर्टी अच्छी है उनकी, वहां के राजा की हत्या कर देते हैं। दोस्ती कौन किससे कर रहा है, मालवा का राजा दोस्ती कर रहा है बंगाल के राजा से। लेकिन ये बंगाल वाला महाचालाक आदमी है, ये एक नंबर का चालाक चतुर है, और ये देखना कैसे एमपी वाले को ही मरवा देगा। आगे देखो क्या हुआ, नेक्स्ट है देवगुप्त को, देवगुप्त कहाँ का है, मालवा का, एमपी का, राज्यवर्धन ने मार डाला। राज्यवर्धन ने क्यों मार डाला, क्योंकि इस देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर किसकी हत्या कर दी, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की। ग्रहवर्मा कौन है, जिनके साथ, ग्रहवर्मा यूपी वाला ना, जिसके साथ हरियाणा के प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी कर रखी है। तो ये लगा लो कि हरियाणा की जो लड़की है इसकी शादी यूपी के राजा के साथ हुई, उस यूपी वाले का मर्डर कर रहा है एमपी वाला, किसका साथ लेकर, बंगाल वाले के साथ। तो अब एमपी वाला नजरों में आ गया ना हरियाणा वाले की, कि भाई इसने हमारी बहन को मार डाला, तो वो उसको मारने के लिए चलेगा। तो देखो देवगुप्त को यानी मालवा के राजा को राज्यवर्धन हरियाणा वाले जो राजश्री का भाई है इसने मार डाला। कारण समझ रहे, क्योंकि उस एमपी वाले ने किसका मर्डर किया था, यूपी वाले का, जिसके साथ हरियाणा वाले राजा की लड़की की शादी हुई थी। नेक्स्ट देखो, राज्यवर्धन की धोखे से हत्या शशांक ने। शशांक कितना घटिया आदमी है, कितना चालाक, घटिया कह लो चालाक कह लो, सभी चालाक थे। शशांक ने इस पूरी बेल्ट को देखो कैसे खत्म करवाया। पहले शशांक ने दोस्ती की एमपी वाले के साथ, एमपी वाले ने मार डाला यूपी वाले को, यूपी का पत्ता साफ हुआ। यूपी वाले का बदला लेने के लिए आया हरियाणा से एक राजा, उस हरियाणा से आए राजा ने मार डाला एमपी वाले राजा को कि भाई तूने मेरे जिया जी का मर्डर किया। अब कौन रह गया, वो हरियाणा वाला रह गया, यूपी वाला भी मर गया, एमपी वाला भी। उस हरियाणा वाले को बुलाता है गॉड नरेश शशांक अपने दरबार में, और फिर धोखे से उसका भी मर्डर कर देता है। यानी 3 बड़े राज्य खाली करवा लिए, एमपी खाली, यूपी खाली, हरियाणा खाली। कौन चालाकी कर रहा है, शशांक। गॉड नरेश है बंगाल का, ये बिल्कुल कट्टर हिंदू आदमी। देखो आगे, तो राज्यवर्धन की धोखे से हत्या करा दी शशांक ने, सबको मार डाला। सबसे पहले यूपी का आदमी मरवाया एमपी वाले के हाथों, फिर एमपी वाले का मर्डर करवाया हरियाणा वाले के हाथों, अब हरियाणा वाले का खुद ही इसने काम तमाम कर दिया। तो हर्ष ने शशांक की हत्या कर दिया। हर्ष कौन है, जो ये हरियाणा वाला राजा है ना, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की किस्मत देखो, पिताजी एक्सपायर होते हैं 605 में, प्रभाकर वर्धन एक्सपायर हुए 605 में, जैसे एक्सपायर हुए अपना बेटा राजा बना गए, 605 में राजा बन गया राज्यवर्धन। 606 में ही राज्यवर्धन की डेथ भी हो गई, या कह दो मर्डर हो गया। 1 साल में क्या राजपाट संभालता, जैसे ही राजा बना ऐसे इसकी बहन के इलाके पे चढ़ाई कर दी थी मालवा के राजा ने, देवगुप्त ने, और उसने मार डाला इसके जीजा को। तो ये वापस अपनी बहन की भाई एक प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए, बदला लेने के लिए चढ़ाई करता है, और 1 साल का राजा है, उतने में ही इसकी भी हत्या। इसका भाई, छोटा भाई महज 16 साल का है उस टाइम पर। तो हर्ष ने इतनी छोटी उम्र में इसने शशांक की हत्या कर दी। जो सबका मर्डर प्लान कर रहा था ना, फाइनली उसकी हत्या किसने कर दी, हर्षवर्धन ने। समझ में आ गई कहानी, 1 2 3 4 दिमाग में बैठा लो। हरियाणा के राजा के ऊपर अटैक करता, ये हरियाणा वाला राजा अपनी बेटी की शादी करता है यूपी वाले आदमी के साथ, यूपी के राजा को अटैक करके मार डालता है एमपी वाला राजा। किसकी मदद लेता है, गॉड नरेश शशांक की, बंगाल वाले की। ये बंगाल वाला बहुत चालाक है, यूपी वाले का पत्ता साफ हुआ, किससे मरवाया है, एमपी वाले से। ये बात किसको चुभेगी, हरियाणा वाले को। हरियाणा वाला चढ़ाई करेगा, एमपी वाले राजा को मारेगा, और इस हरियाणा वाले को मार देगा शशांक। फिर इस शशांक का पत्ता कौन साफ करेगा, हर्षवर्धन, जो कि महज 16 साल में राजगद्दी पर बैठा, जिसके देखते देखते पिताजी और भाई 1 साल के अंदर पूरा परिवार तबाह हो गया। 605 में तो पिताजी गए थे, 605 से 6 तक इसका भाई राज कर रहा था, 1 साल सिर्फ, उसमें फिर भाई भी की भी हत्या हो गई, और उसी दौर में जीजा जी भी एक्सपायर हो गए। तो एक 16 साल के बच्चों के कंधे पर कितनी जिम्मेदारी आन पड़ी, और फिर भी इतिहास देखो रच के गया हुआ आदमी। ये होते हैं कुछ करने वाले लोग। मौखरी वंश, ये मौखरी कहाँ का था, यूपी का, जो मैंने आपको बताया जहाँ के इसके जीजा जी थे। तो शैव उपासक थे, ये सब हिंदू धर्म में इनकी आस्था थी, शैव उपासक थे। गुप्तों के सामंत रहे थे पहले, लगभग जो ये राजा है ना, ये सब गुप्तों के सामंत थे। तो गुप्तों के टाइम में ये बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, इनको काम करना आता था। तो फाइनली जाके जैसे ही गुप्त खत्म हुए, ये अपने अपने इलाके के राजा बन गए, चाहे यूपी वाले थे चाहे हरियाणा वाले थे। राजधानी क्या थी इन यूपी वालों की, कन्नौज, यूपी का इलाका ही है कन्नौज। इसी को महोदय नगर भी कहते हैं।
कान्यकुब्ज भी यही है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण की भी एक कास्ट होती है। कन्नौज और महोदय नगर राजधानी है, फेमस है कन्नौज। इसीलिए बाद में हर्षवर्धन अपनी दूसरी राजधानी बनाएगा, शिफ्ट करेगा। थानेसर पहले हरियाणा का राजा था ना ये, बाद में ये कन्नौज जाएगा क्योंकि कन्नौज ज़्यादा उपजाऊ था, ज़्यादा सेंट्रल एरिया में पड़ता था। नेक्स्ट देखो, गृहवर्मा। गृहवर्मा कौन है? मौखरियों का लड़का। इसकी शादी किससे होती है? राज्यश्री से। राज्यश्री किसकी बेटी है? वर्धन की। वर्धन कौन? प्रभाकर वर्धन, जो पुष्यभूतियों के वंश में आगे का एक राजा है जिसके 3 बच्चे फेमस हैं। तो राज्यश्री की ये हरियाणा वालों की लड़की, ये यूपी का राजा, तो इन दोनों की शादी हुई। गृहवर्मा की हत्या कर दी। इस कन्नौज के राजा की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त यानी मालवा के राजा, और शशांक जो कि कहाँ का था? गौड़ नरेश बंगाल का, इन्होंने मिलकर कर दी। कारण समझ में आया? एरिया बढ़िया था, प्रॉपर्टी अच्छी थी, अपने आप राज कर लेंगे, उस राजा को मार दो। मौखरी वंश ने उत्तर भारत को हूणों से बचाया था। अगर आपको याद आ रहा हो, ये हूण वही हैं जो गुप्तों के टाइम में बर्बर जाति के लोग अटैक करने आने लग गए थे। उस टाइम तो वो ताकतवर थे गुप्त, और मैंने आपको बताया था स्कंद गुप्त ने हूणों को 2 बार पराजित किया था, और इसके लिए उसने चट्टानों पर लेख भी लिखवाया था। एक भीतरी था जिसमें इनके आक्रमण की चर्चा थी, युद्ध की, और एक जीत की, विजय की चर्चा की है इसने जूनागढ़ में। कौन था ये राजा? स्कंद गुप्त। तो हूणों के आक्रमण से रक्षा का श्रेय गुप्त काल में स्कंद गुप्त को है, जिसने देखो सुदर्शन झील के बारे में भी काम किया था। अब वही दोबारा से आने लग गए, इनकी तो आदत है ना, ये पहले भी आते थे। पहले राजा ताकतवर थे तो भगा दिए, लेकिन अब राजा ताकतवर धीरे धीरे कमजोर होंगे, फिर भी देखो मौखरी वंश ने उत्तर भारत को हूणों से बचाया, तो गुप्तों ने भी बचाया था, और गुप्तों के बाद जो उनके सामंत थे इन्होंने भी हूणों से अपने एरिया को बचा लिया। कन्नौज का एरिया इनका था महोदय नगर। गौड़ वंश, गौड़ कहाँ का है? ब्राह्मण है ये भी टिपिकल, कहाँ का? बंगाल का। शशांक किसी का तो है, गौड़ वंश का ही। प्रमुख शासक देखो कौन था? शशांक। ये बहुत चालाक आदमी है। शैव धर्म में इसकी आस्था है। इसके सिक्कों पर नंदी बैल है। आपको याद आ रहा है गुप्तों के टाइम में भी किसी के सिक्के पर मयूर था, मोर था, किसी के सिक्के पर नंदी बैल था। कौन थे वो लोग? एक कुमार गुप्त था जो कार्तिकेय भगवान की पूजा करता था। कार्तिकेय का वाहन क्या था? मोर या मयूर, तो उसने मयूर शैली के सिक्के चलाए। और जो स्कंद गुप्त था, जिसका अभी हम नाम ले रहे थे, हूणों से जिसने बचाया था, उसके सिक्के पर बैल था, नंदी था, वृषभ था, जिसको आप सांड कहते हैं या इस तरह से नाम लेते हैं, ये इसके से। तो 2 आ गए आपके सामने, एक गुप्तों के टाइम में स्कंदगुप्त, और एक आपके टाइम में आ गया शशांक। शशांक बंगाल का है, शैव धर्म में इसकी आस्था है, कट्टर हिंदू है ये। नेक्स्ट देखो शशांक ने क्या किया। मैंने कल बताया था कि बहुत चिढ़ता था महात्मा बुद्ध के, तो इसने नामो निशान से इसको नफरत थी। ऐसा राजा सब कुछ तुड़वा दिया। शशांक ने देखो इम्पोर्टेंट में क्या किया? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कौन सा? जिसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद होगा ना, 6 साल ब्राह्मणों के साथ तपस्या की, ज्ञान नहीं मिला कुरुवेला में, फिर आगे चले गए, वो खीर खा के आपस में इनकी बहस हो गई थी। 5 ब्राह्मण अलग रास्ता पकड़ गए, ये अलग रास्ता। फाइनली एक गांव के बाहर जाके एक नदी के किनारे बैठ गए, और उस नदी के किनारे इनको 7 दिन तपस्या करके 8वें दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो जो पेड़ था उसका नाम है बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष की लोग पूजा करने लग गए कि ये है वो महान पेड़ जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये चिढ़ता था उस पेड़ से, तो जैसे ही राजपाट इसके हाथ में आया, इसने बोधि वृक्ष ही कटवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस हिंदू राजा ने बोधि वृक्ष कटवाया था? शशांक। शशांक कट्टर आदमी रहा होगा, देखो कैसे कैसे प्लानिंग करता था, कितना चालाक था। तो बोधि वृक्ष कटवाया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये एग्जाम में आता है, बोधि वृक्ष किस हिंदू राजा ने कटवाया, कौन से वंश का था, कहाँ का था? तो बंगाल के शशांक थे ये राजा, गौड़ वंश के हैं। ये कट्टर शैव धर्म में इनकी मान्यता है। इन्होंने बोधि वृक्ष कटवाया था। बोधि वृक्ष कहाँ होगा? बोध गया में, जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया आज का गया बिहार का इलाका, ये है बंगाल के, और बिहार के इलाके में जाके पेड़ कटवा रहे हैं। पवित्र बौद्ध अवशेष जला दिए। कुछ अगर बौद्धों का मिला ना इनको, बौद्ध धर्म से जुड़ा कुछ भी है, तो इनको लगा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जला दो। जैसे एक आदमी याद है लाइब्रेरी जला के गया था हमारी, कौन था वो? बख्तियार खिलजी। ऐसे इनको जो मिले ना अवशेष, इन्होंने तुड़वा दिए, जलवा दिए, विहार तुड़वा दिए, स्तूप तुड़वा दिए, चैत्य, सब कुछ तुड़वा दिया। तो पवित्र बौद्ध अवशेष जला दिए, वो पेड़ कटवा दिए। पेड़ वाला क्वेश्चन आता है, विहार और स्तूप नष्ट करा दिए। विहार आप जानते हो ना,
जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और स्तूप एक ऐसे टॉम टाइप होता था जिसमें कोई महात्मा बुद्ध का दांत, बाल, नाखून, कोई बोधिसत्वों के शरीर की कोई हड्डी रखते थे और उसको बोलते थे ये लोग स्तूप। चैत्य क्या था? चैत्य एक रेक्टेंगुलर टाइप का हॉल जैसा होता था, उसी के बीच में बहुत बार स्तूप होते थे, वहाँ बैठ के ये लोग डिस्कशंस करते थे। बिहार में ये लोग रहते थे, इनका रेजिडेंशियल इलाका था, तो इसने जितने इनके रहने के घर वगैरह थे घर टाइप में, और जहाँ इनके महात्मा बुद्ध का कुछ भी रखा था वो सब तुड़वा दिए, चाहे वो विहार थे, स्तूप थे, कोई अवशेष था या पेड़ ही क्यों ना हो वो। ठीक है। पाटलिपुत्र उस टाइम फेमस शहर था ना पाटलिपुत्र, मैंने बताया 90% राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र थी। जब चेंज हुई तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक राजा ने अयोध्या राजधानी बनवाई थी गुप्तों के टाइम में, जिसके ऊपर बार बार हूण आक्रमण कर रहे थे, स्कंदगुप्त नाम था। तो पाटलिपुत्र में एक पाषाण स्तंभ था, पाषाण पत्थर, पत्थर का एक ऐसा खंबा टाइप था, इसको देखो उससे भी इरिटेशन, पर महात्मा बुद्ध के चरण चिन्ह थे, पैरों के निशान थे महात्मा बुद्ध के, जैसे पुराने टाइम में कुछ इस तरह का रहा होगा, गीली किसी चीज पर पैरों के निशान ले लिए गए, और पैरों के निशान से भी इतनी चिढ़ थी कि इसने, शशांक ने, वो पाषाण स्तंभ गंगा में फेंकवा दिए कि गंगा फेंक दो इसको, डूब जाएगा ना, पत्थर है तो तैरेगा तो है नहीं। तो इसको इतनी चिढ़ थी कि जिस पेड़ के नीचे ज्ञान मिला वो पेड़ कटवा दिया, जिस पत्थर पर उनके पैरों के निशान किसी तरह से थे वो पत्थर गंगा में बहा दिया, फेंक दिया, डूब गया होगा क्या पता कहाँ गया वो। विहार, स्तूप, जो मिला नष्ट करवा दो, किसी भी तरह से बौद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपना पैसा खर्च करके भी उसका खात्मा करना है। आर्य मंजूश्री, मंजूश्री तुम्हें याद है, एक बोधिसत्व का नाम था मंजूश्री। 6 बोधिसत्व थे ना, अमिताभ थे, शाक्य मुनि थे, एक फ्यूचर बुद्धा थे, इसी तरह मंजूश्री थे। तो आर्य मंजूश्री किताब का नाम है मूल कल्प, ये एक किताब है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। मंजूश्री याद रखना बोधिसत्वों में है ये बुक है। इसमें लिखा है कि शशांक बौद्ध द्रोही है, बौद्ध विरोधी है, इसने बौद्ध धर्म को सत्यानाश करने की पूरी कोशिश की। एक तो होता है नुकसान करना, एक होता है खत्म कर देना। इसने कोशिश की कि खत्म हो जाए, ना पद चिन्ह मिलेंगे आगे पीढ़ी में, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन था महात्मा बुद्ध। लेकिन अच्छी चीजें ऐसी छिपती नहीं है, आज तक महात्मा बुद्ध को दुनिया जानती है। शशांक की पूरी कोशिश है, शैव धर्म में आस्था है, कट्टर हिंदू टाइप का आदमी है, ब्राह्मण धर्म को बिलोंग करता है, बंगाल में है और गौड़ वंश को बिलोंग करता है। ठीक है। तो किस किताब में लिखा है कि ये विरोधी था? मंजूश्री कायाकल्प, मंजूश्री एक बोधिसत्व का भी नाम था। अब आता है अगला, पुष्यभूति। तो आपने देखो मालवा देख लिए, मालवा कहाँ के हैं? ये मालवा वाले एमपी के। आपने गौड़ नरेश देखा जो बंगाल का है शशांक, आपने यूपी वाला देख लिया जिसकी राजधानी थी कन्नौज, और अब हम देख रहे हैं हरियाणा वाला जिसका कि बड़ा नाम खड़ा हुआ, वो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया। पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले राजा का नाम ही था पुष्यभूति। राजधानी देखो इसकी थानेसर थी या स्थानेश्वर थी, राजधानी थानेसर या स्थानेश्वर। पुष्यभूति सबसे पहला आदमी है। फिर बहुत सालों बाद एक आदमी हुआ जिसका नाम है राज, इसका बेटा नहीं है ये मत सोचना इसी का बेटा है, मैंने गैप दे दे के लिखा है क्योंकि ढेरों राजा हुए लेकिन कोई बड़ा काम नहीं किया इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाता। पुष्यभूति, इनके बाद राज्यवर्धन एक बड़ा राजा, फिर बड़ा राजा आया प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन है मेन आदमी, और देखो इनके नाम में वर्धन वर्धन है। इसके 3 बच्चे हैं, एक का नाम है राज्यवर्धन, एक का नाम है राजश्री और एक का नाम है हर्षवर्धन। इसका सबसे ताकतवर बेटा जो साबित हुआ वो है हर्षवर्धन, जिसने कि 16 साल की छोटी सी उम्र में राजपाट संभाला। कारण 605 में पिताजी एक्सपायर हुए थे, 605 में बड़ा भाई राजपाट संभाल के बैठ गया, पर 1 साल पूरा होते होते बहन के हस्बैंड का मर्डर कर दिया एमपी और बंगाल वाले राजाओं ने मिलकर, जिस कारण फिर ये उसको संभालने गया तो इसका भी मर्डर। तो ये 605 तक राजा था, ये 605 से 606 तक, और ये 590 में जन्मा, 606 में राजा बन गया, और इसने 41 इयर्स तक राजपाट संभाला, 647 तक इसने राज किया है। 647 में जाके ये एक्सपायर हुआ है हर्षवर्धन। तो 606 से 647 तक उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो बड़ा राजा था वो था हर्षवर्धन, जो कि हमें आज भी इसको आज पढ़ लेते हैं, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, इसको खत्म कर लेंगे तो हमारे उत्तर भारत के इंपॉर्टेंट राजा हमारे क्लोज हो जाएगा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बेस था पूरा। चलिए अब आज जो हमें पढ़ना है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, फिर इसके बारे में नोट्स के फॉर्म में सारा बता दूँ। देखिए राजा का नाम क्या है? हर्षवर्धन।
वर्धन का मतलब होता है ग्रोथ, हर्ष मतलब खुशी। नाम से ही दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एनर्जी देता है नाम। ये सबसे बड़े राजा हैं इस काल में, और ये 606 से 647 तक राजपाट संभालेंगे। इनका जन्म हुआ था 590 एडी में, और ये राजपाट संभालते हैं 606 में, महज 16 साल में। इनकी माँ का नाम था यशोमती, यशोमती। और इनके पिताजी आप जानते ही हैं, क्या नाम था इनके पिताजी का? प्रभाकर वर्धन। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे ये, और बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हैं। लेकिन एक अच्छी बात जानते हो, इन्होंने बाकी धर्मों को भी आगे बढ़ने से नहीं रोका। इन्होंने ना हिंदू धर्म का नुकसान किया। उस टाइम तक इस्लाम धर्म इंडिया में नहीं था। अब तक मैंने कहीं भी देखो मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। प्राचीन भारत में कोई मुस्लिम शासक नहीं था, न ही कोई मुसलमान इंडिया में था। मुस्लिम जो इंडिया में आए हैं ना, इनकी एंट्री होती है मध्यकाल से। तो प्राचीन भारत में कहीं अब तक तुमने किसी भी मुस्लिम राज्य का, किसी मुस्लिम शासक का नाम नहीं सुना। कोई भी इस्लाम धर्म के बारे में जानता भी नहीं था जब तक मैंने इतना इतिहास पढ़ाया है। ये मुस्लिम लोग जो आए, जो कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप हुई, ये मध्यकाल में हुई। ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि विदेशी हैं। विदेशी तो सब थे। हमने पढ़ा ना, आर्य भी मध्य एशिया से आए थे। हम जो आज कहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं, वो भी मध्य एशिया से आए थे। आने में किसी के में कोई बुराई नहीं है। इंडिया खुला पड़ा था, रिच था, कल्चर यहाँ बहुत अच्छा था, रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, कोई भी आ सकता था। ऐसे ही पहले कभी आर्य आए थे, ऐसे ही हमने देखा, देखो शक आए थे, सब बाहर से तो आए थे। सातवाहन सिर्फ यहाँ के ओरिजिनल थे, या इक्के दुक्के, हो सकता है उनके पूर्वज भी कभी विदेशी रहे हों। तो अब तक हमने किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं पढ़ा, ना इस्लाम धर्म का मैंने नाम लिया, वो मध्यकाल में आएगा। अभी फिलहाल या तो हिंदू धर्म पढ़ रहे हैं हम, ब्राह्मणों के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं जैन और बौद्ध। यही मेन 3 धर्म हैं इंडिया के प्राचीन काल में। तो ये जो राजा है, इसका इंटरेस्ट किसमें है? बौद्ध धर्म में। लेकिन इसने नुकसान किसी का नहीं किया, न इसने हिंदू धर्म का नुकसान किया, इस्लाम तो है ही नहीं, न ही जैन धर्म का। इनफैक्ट इसने तो सब धर्मों को इकट्ठा बुलाया था, एक बहुत बड़ी धर्म सभा की थी। जब इसने काम धाम शुरू किया तो देखो टाइम कितना खराब था। पिताजी नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, बहन विधवा हो गई है, जिया जी का मर्डर हो गया, कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं दिख रहा। फिर भी इसने राजपाट संभाला, और धीरे धीरे करके कितना समझदार है कि सबसे पहला काम किया कि अपनी राजधानी को उठा के, हरियाणा के थानेसर में थी इसके बाप दादा परदादा की राजधानी, यहाँ से उठा के कहाँ ले गया? कन्नौज। अपनी सिस्टर को देखो, जो मरने के लिए चल पड़ी थी विंध्याचल, कि भाई मैं तो सती हो जाऊंगी जब मेरे हस्बैंड की ही डेथ हो गई, उनको पकड़ के लाया और कहा कि नहीं, अब मेरे घर में सबसे बड़ी तुम ही तो रह गई हो भाई, ना पिताजी है, ना बड़ा भाई है, कोई बचा ही नहीं, और अभी मैं भी बहुत यंग हूँ, तो मुझे किसी बड़े आदमी का सहारा चाहिए। अपनी सिस्टर को बचाया, वापस उसको लाके राजपाट के एक इम्पोर्टेंट, ये मान लीजिए कि उसको घर का एक इम्पोर्टेंट मेंबर के रूप में रखा, राजधानी बदली, और धीरे धीरे करके एक प्रतापी राजा बनने के जितने काम जरूरी थे ना, वो सब इसने करने स्टार्ट कर दिए। किस धर्म में इंटरेस्ट है इसका? बौद्ध धर्म में। ये हर 5 साल बाद एक बहुत बड़ा दान देता था, महादान, बहुत बड़ा दान। कहते हैं अपने टोटल प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये दान कर देता था, बहुत दानी आदमी था। कहते हैं, ये भी कहावत है ना कि भगवान उसी को देता है जिसमें कि भाई दान देने की भी योग्यता हो। तो अपना पैसा ऐसा नहीं कि इकट्ठा इकट्ठा किया, हर 5 साल में बहुत बड़ा एक आयोजन करता। और ऐसा आयोजन हमें कैसे पता? क्योंकि एक चीनी यात्री इसके टाइम घूमने आया, जिसका नाम भी ह से ही था, उसका नाम था ह्वेन सांग। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेन सांग। ये 600 प्लस में ही यहाँ घूमने आया था, और ये लगभग 16 साल इंडिया में रहा था। कुछ साल इसने हरियाणा में काटे, थानेसर के आसपास, ऐसे पूरे इंडिया में घूमता रहा। तो ह्वेन सांग अपनी किताब लिखता है, उसका नाम है सी यू की। एक आपको पहले याद है फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, फूको की उसकी किताब थी। इसकी किताब है सी यू की, जिसमें इसने मेंशन किया कि इंडिया में एक ऐसे ऐसे हर्षवर्धन नाम का राजा है जो हर 5 साल में ढेर दान देता है। और बौद्ध धर्म के विकास के लिए इसने उस टाइम पर, इस राजा ने, हर्षवर्धन ने, नालंदा यूनिवर्सिटी को ये कहा था कि इस यूनिवर्सिटी का विकास होना चाहिए, और इस यूनिवर्सिटी को मेरी इनकम जो होती है 100 गाँव से, उस सारी इनकम का मैं दान करता हूँ इस यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी में खूब किताबें लिखी जाएं, खूब इसमें ज्ञान का जो है प्रचार किया जाए। तो कितनी बड़ी बात है कि ज्ञान के लिए कितना काम किया, ढेरों दान दिया, सब धर्मों के लोगों को इकट्ठे बुलाया, ज्ञाता लोगों को, और उनकी कन्नौज में इसने बैठक बुलाई थी। तो सर्वधर्म सम्मेलन मान लो, सब धर्म जितने रहे होंगे 2-4, उन सब के लोगों को बुलाया, कहाँ पर? कन्नौज में, जो इसकी दूसरी राजधानी बनी थी, नई राजधानी। कहाँ से उठा के लाया था? थानेसर से। वैसे ये किस धर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका खुद का?
बौद्ध धर्म में एग्जाम्पल क्या दोगे, नालंदा यूनिवर्सिटी को 100 गांव की आय जो थी ना वो दान कर रखी थी। हर 5 साल में बहुत बड़ा दान करता था और ऐसे दान कहते हैं इसने अपने अपने राजकाज में 6 बार दान किए। तो आप खुद समझ जाओ 6 5 30, आराम से 30 साल जब से इसने डिसीजन लिया, हर 5 साल में बड़े बड़े दान। और ये दान इतना करता था कि प्रॉपर्टी का कहते हैं 90-90% तक ये दान दे दिया करता था अपनी जनता में, गरीबों में, धर्मों के विकास के लिए। बहुत दानी टाइप का आदमी था। इसके बारे में वो किताब मिलती है। तो हर्षवर्धन एक बहुत प्रतापी राजा था, बहुत बढ़िया इसका टाइम पीरियड भी था। हरियाणा, पंजाब, एमपी का इलाका, यूपी का इलाका और बंगाल तक पूरी पैठ, क्योंकि ये सब मर चुके थे। उस बंगाल वाले ने सबका सफाया कर दिया ना, यूपी वाला उसने मारा, एमपी वाला उसने मारा, हरियाणा में अब वर्धन उठ गया तो बंगाल तक की बेल्ट शशांक को इसने मार दिया पूरी इसकी। और देखो कामरूप वाले से दोस्ती